उन्होंने मुझे कॉल करा और बोला कि मैडम आप ना ऑर्डर कैंसिल, मैं आपको ना खाना भिजवा दूंगा किसी से, और आप मुझे ना 1 स्टार देना। तो मैंने बोला क्यों भैया, क्या हुआ ऐसा? तो बोले मैम मैं ना दोबारा नहीं आना चाहता यहाँ पे, मतलब मैं ना गलती से भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कहते मुझे पता नहीं था आपने ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ डाला, तो मुझे पता नहीं था कि आगरा मेंटल हॉस्पिटल है, मैम मैं अंदर नहीं आना चाहता। बिकॉज दे हैड अ टैबू कि कुछ कुछ हवा लग जाएगी हमें और हमें कुछ हो जाएगा। लोगों में है ये चीज बहुत ज्यादा, तभी लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से पहले झाड़ फूक कराने वाले बाबा के पास चले जाते हैं। उनका फेथ हीलर्स पे बहुत होता है। कहते हैं ना डिप्रेशन था इसलिए सुइसाइड कर लिया। कैसे, क्यों कर लिया सुइसाइड? बिकॉज जब आपको सीवियर डिप्रेशन है तो आपकी बॉडी में इतना यू आर सो लेथार्जिक कि आप उठ भी नहीं पाओगे, आप में इतनी एनर्जी नहीं होगी। हो सकता है सुइसाइडल आइडिएशन तब भी होगा, आप सुइसाइडल आइडियाज होंगे दिमाग में आपके। लेकिन क्लाइंट्स को चीज बोलती हूँ, ये जो थेरेपेटिक प्रोसेस है ना, ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने आखिरी में जय बोल दिया। इट्स नॉट गोइंग टू बी। रिलेशनशिप कोच, अब क्या आप रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हो? आपने फैमिली थेरेपी का आपको एफबी नहीं पता होगा, आप क्या कर रहे हो? ना आपने कपल थेरेपी पढ़ी है, फैमिली थेरेपी नहीं पढ़ी, आपको कोई आइडिया नहीं है हाउ टू अप्रोच। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप उनकी रिलेशनशिप और खराब कर देते हो सकता है कि आप इनिशियली 1-2 सोल्यूशन दे दो, या आप उनको कोई एक तरीका बता दो, आइडियल हस्बैंड गर्लफ्रेंड बनने का, आइडियल बॉयफ्रेंड बनने का, आइडियल हस्बैंड वाइफ बनने का। बट अगेन मैंने बताया साइकोथेरेपी, ये सब चीजें बहुत, हर एक केस अपने में यूनिक होता है। जैसे हर एक पेशेंट अपने में यूनिक होता है, हर एक केस इंडिविजुअल केस अपने में यूनिक होता है। हेलो एवरीवन, प्रोफेशनल सनप्लग्ड के एक नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आई एम योर होस्ट उत्कर्ष शुक्ला और आज हमारे साथ हैं शताक्षी। शताक्षी, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू उत्कर्ष फॉर इनवाइटिंग मी। स्टार्ट करते हैं हमारे वेरी बेसिक क्वेश्चन से। कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस आवर ऑडियंस टू योरसेल्फ, लाइक हु यू आर, व्हाट वर्क यू डू, एनीथिंग यू वांट अस टू नो अबाउट यू? Sure. My name is Rakshi Mishra. I am a clinical psychologist registered with Rehabilitation Council of India, and I'm from Kanpur. Married and settled in Prayagraj right now. Will be joining in a new setup, and वापस कानपुर पहुंचने की तैयारी हो रही है अब नाइस। अपने होम टाउन में। नाइस। टॉकिंग अबाउट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, राइट? सो बेसिकली इस इस टाइटल को पाने के लिए क्या करना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, राइट? बिकॉज nowadays psychology is pretty much trending, like everyone wants to be a psychologist some way or another. काफी लोग like certification भी कर लेते हैं, like 1-2 months का, they also call themselves, right? But you are a clinical psychologist, correct? So अगर if you can just help us with the educational background of the same. श्योर। अगर मैं अपनी बात करूं, अभी तो बहुत चेंजेस आ गए हैं ड्यू टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी, लाइक दे आर स्टिल इन टू प्रोग्रेस, दे आर ट्राइंग टू मेक सम चेंजेस। बट अगर मैं अपना बैकग्राउंड बताऊं एक्सक्लूसिवली, सो मैंने अपना अंडर ग्रेजुएशन किया है, दैट इज बीएससी ऑनर्स इन साइकोलॉजी फ्रॉम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, 2015 to 2018। एंड देन 2018 में आई ज्वाइंड यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। वहां पर मैंने अपना मास्टर्स किया था, दैट वाज एमएससी इन साइकोलॉजी। एंड 2020, 18 to 2020 था वो। एंड 2020 फेब में मैं पास आउट हो गई थी वहां से, लाइक विद माई, लाइक आई गॉट माई प्रोविजनल डिग्री। एंड देन आई प्रिपेयर्ड फॉर द इंटायर ईयर, दैट वाज 2021, जब कोविड का सेकेंड वेव आया था। उस टाइम पर आई वाज अप्लाइंग फॉर मल्टीपल हॉस्पिटल्स, एंड वहां मैंने एंट्रेंसेस दिए थे। एंड देन आई finally landed up in the world famous Agra Mental Hospital for my MPhil in clinical psychology. So मैंने ये 3 डिग्री ली हैं basically, and once my degree in the hospital, basically the training was done, we had our exams, and post that we got our result, and our say registration के लिए basically you need MPhil in clinical psychology, so I did that. तो अभी December 28 December 2024 I got my license. So you have defined like what you have done to become a clinical psychologist, right? As a normal person, what I know is there is a psychologist, there is a psychiatrist, correct? And psychiatrist is someone who can suggest you medicine for your mental problems, while a psychologist is someone who can help you with therapies and what you say, not a medicine way to improve your health, right?
बट ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज समथिंग आई एम हियरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट, एज अ नॉर्मल पर्सन. सो कैन यू जस्ट हेल्प मी टू नो द डिफरेंस कि किसको कब रीच आउट करना होता है, एंड व्हाट्स द मेजॉरिटी ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल थ्री ऑफ देम? Okay. I'll start with the basic then. For being a psychologist, you need a UG degree. If you have a UG degree, you'll be called as a psychologist. Basically, BSc honors in psychology or BA honors, yeah, BSc in psychology, whatever your college offers. Just like you have a BSc degree in geology, so you'll be called as geologist. You have a BTech degree, it's also again a UG degree, you'll be called an engineer. MBBS, UG degree, doctor. It's exactly like that. So again, जब आप यूजी डिग्री करते हो तो आपको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल. तो आपको मैं कहूंगी कि बहुत ही थोड़ा सा एक्सपोजर होता है आपका, अगर आपने इंटर्नशिप्स किए हैं जो यूजी लेवल पे यूजली इंडिया में नहीं होते हैं, राइट. सो बेसिकली आपको नॉलेज होती है साइकोलॉजी की, तो इट्स नॉट अबाउट क्लिनिकल का नॉलेज होता है, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है, आपका थ्योरेटिकल नॉलेज अच्छा होगा, राइट. आप एक साइकोलॉजिस्ट कहलाओगे. तो अगर आपने कोई आपको अगर आपके पास थोड़ा बहुत क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, लाइक आपने इंटर्नशिप्स किए हैं, ऑब्जर्व किए हैं केसेस किसी के आरसीए लाइसेंस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के अंडर, तो आपको थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, तो यू विल बी एबल टू इंटीग्रेट कॉन्सेप्ट्स, राइट. इतना ही रोल होगा साइकोलॉजिस्ट का, नॉट मोर देन दैट. उसके बाद जाता है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट. काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट के लिए यू शुड हैव अ मास्टर्स डिग्री either in specialized in counseling psychology or it can be mixed clinical and counseling psychology. कुछ यूनिवर्सिटीज मिक्स कोर्सेज भी ऑफर कर रही हैं. अगर आपके पास मास्टर्स डिग्री होगी तो आप एक काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन जाओगे. उसके बाद भी काउंसलिंग आपकी पीजी खत्म होने के बाद भी देयर आर सर्टेन डिप्लोमास जो पीजी डिप्लोमा होते हैं, जैसे गाइडेंस इन काउंसलिंग साइकोलॉजी है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफर करता है. इस तरीके के सर्टिफिकेशन कोर्स है, बट ये पीजी डिप्लोमा है प्रॉपर एक तरीके का. मतलब बेसिकली आपको एक डिग्री मिलेगी, डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी. इसके अलावा सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी हैं, बट वो पीजी के बाद होंगे. मतलब आपके पास मास्टर्स डिग्री होगी अपनी, तो मास्टर्स में आप क्या कर रहे हो, आप एडवांस लेवल पढ़ रहे हो. एडवांस में अगर आप स्पेशलाइजेशन कर रहे हो, तो अगर काउंसलिंग लिया है तो आप काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बनोगे और आप काउंसलिंग की फील्ड में यू कैन ग्रो योर करियर. देन कम्स द रोल ऑफ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की. अभी ये सब अगर काउंसलिंग ये कर रहे हैं तो सीपी क्या कर रहे हैं, फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या कर रहे हैं. एंड साइकाइट्रिस्ट का लाइक यू सेड दे प्रेस्क्राइब मेडिसिन, राइट. अगर मैं एकेडमिक लेवल पे डिग्री लेवल पे बात करूंगी तो साइकाइट्रिस्ट इज अ पर्सन जिसके पास एमडी साइकाइट्री की डिग्री है. एंड देन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वो है जिसके पास एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी की डिग्री है और लाइसेंस है. अगेन लाइसेंस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर किसी के पास लाइसेंस नहीं है तो वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है. ओके, लाइसेंस इज समथिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कौन देता है लाइसेंस? दैट इज रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, आरसीआई बॉडी. जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया है, वैसे ही आरसीआई की बॉडी भी है जो रिहैबिलिटेशन प्रोफेशनल्स को लाइसेंस प्रोवाइड करती है. अब रोल की अगर मैं बात करूं तो जैसे वो ओरल मेडिसिन पे फोकस कर रहे हैं, उस तरीके से हम बिहेवियरल मेडिसिन पे फोकस कर रहे हैं अलॉन्ग विद साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. साइकोलॉजिकल टेस्टिंग एक अपने में बहुत बड़ा फील्ड है. हर तरीके की टेस्टिंग, यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट पर्सनालिटी टेस्टिंग, आईक्यू टेस्टिंग, ऑटिज्म, एडीएचडी. एंड बच्चों से लेके लाइक इन्फेंसी से लेके आई कैन से कि आप ओल्ड एज तक में जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं, हर सबके लिए किसी ना किसी तरीके की टेस्टिंग है. देर आर टेस्ट, देर आर स्केल्स टू सी एंड असेस कि क्या प्रॉब्लम हो रही है. अगेन लेट मी जस्ट क्लैरिफाई इट. वो टेस्ट भी सजेस्टिव होंगे, दे विल नेवर बी कंक्लूसिव. तो यहाँ पर एक बहुत कॉमन जो प्लेटफॉर्म रहेगा दोनों प्रोफेशन के बीच में, बोथ कैन डायग्नोज मेंटल डिसऑर्डर्स, राइट. वो डायग्नोसिस के साइकाइट्रिस्ट डायग्नोसिस के बेसिस पे आपको मेडिसिन दे रहे हैं. क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट उस डायग्नोसिस को पहले सपोर्ट करेंगे थ्रू दैट साइकोलॉजिकल टेस्टिंग. एंड उसके बाद वो एक थेरेपेटिक प्लान केस को कंसेप्चुलाइज करके कि ये बीमारी डेवलप कैसे हुई एक्चुअल में, राइट. तो एक डिटेल्ड केस हिस्ट्री, डिटेल्ड मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, वो दोनों चीजें साइकाइट्रिस्ट भी करते हैं, नो डाउट. लेकिन साइकोलॉजी की फील्ड में हमारा जो फोकस है वो थोड़ा सा क्लिनिकल फील्ड में, क्लिनिकल साइकोलॉजी की फील्ड में थोड़ा सा बाकी एस्पेक्ट पे रहता है. मतलब बेसिकली आपका वी विल इक्वली फोकस ऑन योर चाइल्डहुड, राइट. एंड उस अगर आप एडल्ट हो तो हम कोई भी एस्पेक्ट को निग्लेक्ट नहीं करेंगे. तो इसलिए हमारी केस हिस्ट्री थोड़ी सी लेंदी एंड डिटेल ज्यादा होगी, नो डाउट. एंड उसके बाद हम आपके लिए एक
इंडिविजुअल स्पेसिफिक थेरेपेटिक प्लान डेवलप करते हैं। एंड इसीलिए साइकोथेरेपी इज डिफरेंट फ्रॉम काउंसलिंग। काउंसलिंग मल्टीपल सेशंस की नहीं होती, काउंसलिंग करवाने गए हैं तो इट इज मोर ऑफ अ सिंगल सेशन। आप गए, आपको कुछ शॉर्ट टर्म इशू है जो आपको पता है कि इट कैन बी सॉल्व विद इन वन और टू सेशन एंड इट्स नॉट सीवियर। अगेन इट इज नॉट क्लिनिकल ओरिएंटेड ऑल्सो, लाइक कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। थोड़ा सा और अगर मैं डिस्क्राइब कर दूं तो अगर आप एक एग्जाम्पल ले लोगे किसी पर्टिकुलर डिसऑर्डर का, लेट से आपने डिप्रेशन का एग्जाम्पल ले लिया। ठीक, बहुत कॉमन है आजकल, लोग हर कोई अपने आप को सेल्फ डायग्नोज करता है आजकल कि मुझको डिप्रेशन हो गया है, राइट, विदाउट इवन अंडरस्टैंड द सीवियरिटी एंड कि क्या कैसे डायग्नोज करना है, क्या दे हैव नो आइडिया। भाई ये ना, गूगल पर एवरीथिंग इज अवेलेबल, तो पीपल कीप जज सेल्फ डायग्नोजिंग देमसेल्व्स। दैट शुड नॉट बी डन एक्चुअली, बट ठीक है, अभी टेक्नोलॉजी के अपने ड्रॉबैक्स भी हैं। अगर आपको सीवियर डिप्रेशन है, उस केस में आप एक साइकाइट्रिस्ट को ही सबसे पहले कंसल्ट करेंगे, राइट। जब वो मेडिसिन से, जब सीवियरिटी उसकी कम होके वो मॉडरेट लेवल पे आएगा, तब एट दैट टाइम यू नीड टू इमीडिएटली कंसल्ट अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। व्हाई? बिकॉज आप कहते हैं ना, डिप्रेशन था इसलिए सुइसाइड कर लिया। कैसे, क्यों कर लिया सुइसाइड? बिकॉज जब आपको सीवियर डिप्रेशन है तो आपकी बॉडी में इतना यू आर सो लेथार्जिक कि आप उठ भी नहीं पाओगे, आप में इतनी एनर्जी नहीं होगी। हो सकता है सुइसाइडल आइडिएशन तब भी होगा, आप सुइसाइडल आइडियाज होंगे दिमाग में आपके, लेकिन आप उठ के सुइसाइड नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो एनर्जी चाहिए ना कि आप उठोगे, यूल वो कुछ भी आप कुछ तो करोगे ना, सुइसाइड करने के लिए भी यू नीड टू पुट सम एनर्जी। वो नहीं कर पाओगे आप, क्योंकि उसमें आप में सीवियर डिप्रेशन में उतनी एनर्जी नहीं होती बॉडी में। लेकिन जब आप मेडिसिन स्टार्ट करते हो तो आपका, क्योंकि अगेन वही केमिकल इम्बैलेंस से हो रहा है, तो ओरल मेडिसिन से क्या है, केमिकल इम्बैलेंस ठीक हो रहा है आपका। जब वो ठीक होगा तो आपके कॉग्निशन लेवल पे आप अभी भी वही हो, आपको अभी भी सुइसाइडल थॉट्स हैं। लेकिन अभी क्या है ना, आप मॉडरेट, क्योंकि आपकी बॉडी में एनर्जी आ गई, आपने मेडिसिन ली है, तो आपकी बॉडी में एनर्जी है। अब अगर आपको थॉट आएगा ना, तो देर आर हाई चांसेस कि आप सुसाइड कमिट कर लोगे। समझ रहे, अंडरस्टैंड द डिफरेंस। यहां पर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है वो आपका साइकोथेरेपी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अगेन एक बहुत अच्छे डॉक्टर है, उनको मैं फॉलो करती हूँ। उन्होंने एक बहुत अच्छी लाइन यूज की थी कि व्हेन माइंड इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ ब्रेन, हाउ कैन यू ट्रीट डिप्रेशन विद केमिकल्स? नाउ ही इज टॉकिंग अबाउट नॉट सीवियर डिप्रेशन बट मॉडरेट टू माइल्ड डिप्रेशन, राइट। कॉग्निशन पे काम करना जो मेन फोकस है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का है, वो आपके थॉट लेवल पे जाके काम करेंगे और वहां से चीजों को यू नो जो चेंजेस हैं वो लाना स्टार्ट होंगे। एंड इट इज अ लॉन्ग प्रोसेस, लेट मी टेल यू, साइकोथेरेपी इज नॉट इजी फॉर पेशेंट ऑल्सो। अगर आप चाहते हो कि कोई आई शुड गो फॉर अ, इफ यू आर डाउटफुल कि आई शुड गो फॉर अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर अ साइकोथेरेपी, तो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू। मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को एक चीज बोलती हूँ, ये जो थेरेपेटिक प्रोसेस है ना, ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं है कि मैंने बोल दिया और आपने आखिरी में जय बोल दिया। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, डेफिनेट सी बात है, और एक कोलैबोरेटिव अप्रोच है। तो आप, हम दोनों को एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर मैं एफर्ट डाल रही हूँ तो मुझसे बल्कि ज्यादा ही एफर्ट आपको डालना पड़ेगा उस चीज में। आपने अभी बोला ना कि जो अदर इन्फ्लुएंसर्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो पेशेंट को इमीडिएटली सोल्यूशन दे रहे हैं, तुम्हारा ये प्रॉब्लम है, लो सोल्यूशन। तो नेक्स्ट टाइम अगर वो प्रॉब्लम आएगी तो इट इज लाइकली, देर आर हाई चांसेस कि विल कम बैक टू यू। तो कहीं ना कहीं आप क्लाइंट जनरेट कर रहे हैं, आप जनरेट कर रहे हैं कि आप चाहते हो कि वो आपका रेगुलर कस्टमर बन जाए। आप नहीं चाहते कि वो ठीक हो। अगर आपने उसको, थेरेपेटिक प्रोसेस में क्या हो रहा है कि आप उसको उसको अप्रोच कैसे करना है, उस प्रॉब्लम को किन किन तरीकों से अप्रोच किया जा सकता है, ये प्रोसेस पे आप काम कर रहे हो, बेसिकली उसके कॉग्निशंस को डेवलप कर रहे हो, राइट। तो लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट की तरफ है साइकोथेरेपी, बेसिकली लॉन्ग टर्म मैनेजमेंट के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और चेंजेस आर इरिवर्सिबल if you are very consistent with therapeutic process. So briefly, this is the crux of Correct. both all the professions. Right. And you have said कि अगर a person is going to a high level of depression, right? So he should start with a psychiatrist, right? Then he should, Begin with psychiatrist and then वो खुद ही असेस करते हैं, एंड देन ओवर द टाइम, आप जैसे ही फर्स्ट शॉर्ट टर्म मैनेजमेंट में ओरल जो आपको सिम्टोम, बेसिकली क्या है, साइकाइट्रिस्ट आपको सिम्टोमेटिक मेडिसिन दे रहे हैं, राइट। आप सिम्टम्स बताते हो कि मुझे नींद नहीं आ रही है, मुझे भूख नहीं लग रही है, राइट। तो उस बेसिस पे है कि मुझे मेरा मूड, मन उदास रहता है ज्यादातर। एक कॉमन प्रॉब्लम होती है ना, जो कॉमन चीफ कंप्लेंट होती है डिप्रेसिव पेशेंट्स की, कि मेरा मन उदास रहता है।
तो वो मन ठीक नहीं करेंगे, मन तो है ही नहीं ना, मन कहाँ एग्जिस्ट करता है, राइट? तो बेसिकली दीज आर केमिकल इम्बैलेंसेस। तो वो जो भी मेडिसिन आपको दे रहे हैं वो आपके न्यूरोबायोलॉजिकल, बेसिकली ये सारी चीजें जो हैं वो न्यूरोबायोलॉजिकल लेवल पे काम करेंगी। तो आपके केमिकल इम्बैलेंस ठीक होने के बाद अब वो ठीक हो जाएगा। बट अगेन, थॉट को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है जिसको आप खा लोगे और आपके थॉट चले जाएंगे। कभी नहीं होने वाला, राइट? राइट। के लिए फिर आपको यू शुड कंसल्ट अ साइकोथेरेपिस्ट। करेक्ट। द क्वेश्चन। जिसने मान लो आपकी ग्रेजुएशन किया है इन साइकोलॉजी, ओके से बीएससी विद साइकोलॉजी, राइट? सो कैन ही और शी आल्सो प्रैक्टिस? नो। नो। If even if they're planning masters, minimum should be masters, that too under supervision, ओके। that too under supervision. बिकॉज अभी एक्चुअल में हो रहा है अलाइड साइंसेस के लिए लास्ट ईयर एक बॉडी बनाई गई है जहां पे देवर आस्क्ड टू एनरोल देमसेल्व्स, ताकि उन्हें एक अलग तरीके का लाइसेंस तरीके की चीजें प्रोवाइड की जा सके। होता है, ऐसा नहीं है कि सभी का क्लिनिकल होगा, बिकॉज अगेन इट्स अ रिगरस ट्रेनिंग, नॉट यू हैव टू बी रेगुलर इन इट, और आपको रहना पड़ेगा उस सेटिंग में। सबके लिए फिजिबल नहीं है, और कुछ लोग नहीं जाना चाहते, नहीं इंटरेस्ट है क्लिनिकल। एक क्लिनिकल और काउंसलिंग में बहुत डिफरेंस है। क्लिनिकल इज इंटायरली यूर इन अ हॉस्पिटल सेटिंग प्रॉपर। तो उस चीज में अगर कोई नहीं जाना चाहता है तो उसके लिए काउंसलिंग का फील्ड इज गुड, कि आप रह सकते हो। अगेन, इंडिविजुअल एफर्ट्स हैं, आप जितना एफर्ट डालोगे, आप जितना काम करोगे इस फील्ड में, उतना ग्रो करोगे। नो मैटर आप क्लिनिकल की फील्ड में रहो या काउंसलिंग काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट बन के आप काम करो। तो इट एक्चुअली इंडिविजुअल अप्रोच है, तो आप पे भी काफी काफी कुछ डिपेंड करता है कि आप कितना एफर्ट्स डाल रहे हो, आप कितना पुट इन मार रहे हो उस चीज पे। राइट। एंड बेसिकली इफ समवन इज हैविंग सच काइंड ऑफ इश्यूज, जब उसको लगता है कि ही नीड्स टू सी अ साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट, राइट? सो एज अ नॉर्मल पर्सन समटाइम्स इतना इजी नहीं रहता है जज करना कि मेरे को मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी या फिर इट कैन वर्क विथ थेरेपीज, राइट? सो हाउ कैन और लाइक व्हाट आर द टर्म्स ऑन विच वी कैन इजिली इवेलुएट दिस थिंग कि मेरे को एक लाइक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए या साइकेट्रिस्ट के पास, लाइक, और इन अ शॉर्ट वे आई कैन से लाइक आई शुड टेक मेडिसिन और आई शुड गो फॉर थेरेपीज। ओके, अभी जैसे मैंने ये चीज क्लैरिफाई की है, मैं एक बार और शॉर्ट में बताती हूँ ये चीज कि ये डिसऑर्डर टू डिसऑर्डर डिफर करेगा। कुछ ऐसे सीरियस मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जहां पर आपको पूरा लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेना पड़ेगा। जैसे कई बार बीपी शुगर, आप होता है ना, किसी को डायबिटीज हो गया, किसी को हाइपरटेंशन का इशू है, तो आप लेते हो, राइट? पूरा लाइफ लॉन्ग यू टेक मेडिसिन। कुछ ऐसे सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स हैं जहां पर आपको लाइफ लॉन्ग मेडिसिन लेनी पड़ेगी, राइट? वो ठीक नहीं हो सकते। ठीक, मतलब ऐसा नहीं है कि इंसान फंक्शन नहीं कर पाएगा, फंक्शनिंग ठीक हो जाती है। बेसिकली आप जब तक मेडिसिन लेते रहोगे, वो केमिकल इम्बैलेंस जो हुआ है आपका वो बना रहेगा। एंड देन व्हेन यू स्टॉप टेकिंग, तो वो इम्बैलेंस फिर क्रिएट हो जाएगा। तो बेसिकली जस्ट टू मेंटेन दैट बैलेंस यू हैव टू टेक मेडिसिन। सिंपल, राइट? इतना सिंपल है। तो अगेन, और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे डिसऑर्डर्स हैं। जैसे बच्चों का अगर मैं बात करूं, तो बहुत सारे पेरेंट्स कम फॉर बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब दे आर अ लॉट ऑफ टाइम्स दे आर रिलेक्टेंट कि मैं हम नहीं लेना चाहते, हम मेडिसिन नहीं दिलाना चाहते अपने बच्चों को, नहीं खिलाना चाहते। अभी बच्चा मेरा बहुत छोटा है, 14 साल का है, 15 साल का है, इतने छोटे बच्चे को मैं मेडिसिन नहीं देना चाहता। यू कैन स्टार्ट विद साइकोथेरेपी। क्या? आप बिल्कुल अवॉइड कर 18 साल तक, इट्स अप टू यू। एंड अगेन मैं ये चीज बता दूं कि ऐसा नहीं है कि अगर आप, देखिए, अगर आपको नहीं पता है एंड आपको नहीं पता है, आप यू वेंट टू अ साइकाइट्रिस्ट, ऐसा कोई नहीं है जो चाहेगा जानबूझ के पेशेंट की मेंटल हेल्थ खराब हो जाए। क्या? नोबडी विल डू दैट। दूसरा, अगेन ये इस थॉट के साथ अप्रोच करना है। दूसरा, हमेशा याद रखिए कि जब आप किसी को अप्रोच कर रहे हैं, तो यू हैव द अथॉरिटी टू टेल देम कि अगर उन्होंने आपको मेंटल डिसऑर्डर्स आपको बता दिया कि ठीक है आपको क्या दिक्कत हो रही है एग्जैक्टली, एंड इफ यू आर वांट कि आप मुझे थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए, साइको एजुकेट कर दीजिए इस चीज को लेके कि मुझे आइडियल पाथवे क्या होना चाहिए ट्रीटमेंट का, राइट? वंस नाउ वंस दे एक्सप्लेन इट टू यू, नाउ यू हैव द अथॉरिटी, यू हैव इतना तो अथॉरिटी आपके पास है कि आप अपना कंसेंट दे सकते हैं कि आप मेडिसिन, ओरल ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं, जिसे हम बोलते हैं ना फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट, लेना चाहते हैं कि नहीं लेना चाहते हैं। अगर आप डिनाई कर दोगे, कोई आपको नहीं देगा, राइट? अगर आप लेना चाहते हो, आपको चाहते हो कि ठीक है, क्योंकि ये मोस्टली चीज मैंने देखी है, जब बच्चा 18 साल के नीचे है एज में और पेरेंट्स के साथ आ रहा है, तो पेरेंट्स बहुत हेजिटेंट होते हैं और वो बहुत लॉट ऑफ टाइम दे आर वेरी स्कैर्ड कि हम कैसे मेडिसिन दे दें, बच्चा बहुत छोटा है।
और कोई साइड इफेक्ट हो गया तो ठीक है, दे आर ऑल्सो करेक्ट अपने तरीके से, बिकॉज छोटे बच्चों के साथ एक ये भी प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो दे आर नॉट अडल्ट, तो ड्रग अब्यूज हो सकता है अ लॉट ऑफ टाइम्स। और और फिर वही है कि पेरेंट्स के लिए कि हमें लॉन्ग टर्म चेंजेस चाहिए, Yeah. तो वो चीज में मैंने बता दिया ना कि हर डिसऑर्डर स्पेसिफिक है। बट अगेन अगर आपका साइकेट्रिस्ट बोल रहा है, और अगर आपका अगेन अगर आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, इट सेम अप्लाइज टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो। अगर कोई सीवियर मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का पेशेंट आपके पास आ रहा है, इट इज योर मॉरल एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सी कि पहला फर्स्ट हैंड ट्रीटमेंट क्या मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, somebody had an heart attack, और आप बिल्कुल बोलो कि नहीं उठो 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 तुम, यू डू योगा, ये दिस दैट, ये चीज नहीं काम करेगी वहां पे। उसको अगर Right. चाहिए सीपीआर या उसको चाहिए फर्स्ट हैंड मेडिकल ट्रीटमेंट, प्लीज रिफर। समझ रहे हो, ये एक डिफरेंस है जो आई गेस दोनों प्रोफेशन को एक दूसरे की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, कि आप पैरेलल ज्यादा ग्रो करोगे रादर देन अगर इफ यू यस अगर अपने अपने में रहना, तो एक कोलैबोरेट आजकल ये बहुत हो रहा है कि साइकाइट्रिस्ट एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। Mm. मैं जितने अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाएंगे, स्पेशली लाइक सिटीज लाइक दिल्ली, सो वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि एवरी एवरी अदर साइकाइट्रिस्ट हैज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन द क्लिनिक, सो दे आर वर्किंग टुगेदर, और वाइस वर्सा, कि अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इज वर्किंग इन अ कोलैबोरेटिव कोलैबोरेशन विद साइकेट्रिस्ट। तो इट्स नॉट लाइक इंडिविजुअल आप ज्यादा मतलब, अब बाकी अपनी लोगों के पर्सनल चॉइसेस होते हैं, वी Got it. कांट नहीं, I या नो got the वन टू answer जज। to it now. Right. And जैसे आपने बताया, like you need to do, you need to work in a hospital for clinical psychologist, right? And अभी भी like you must be dealing with n number of patients in your day-to-day life, right? So कहीं ना कहीं it can be a possibility that you can relate with them, your stories, right? And कभी कभी flashbacks भी आ जाते हैं, like for everyone, like if we are talking to someone, we can relate those stories to us even when we see movies, right? वहां पर भी हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ भी हुआ है। बट इन केस ऑफ मेंटल थेरेपीज, वहां पर कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपके लिए खुद को सेग्रीगेट करना, and how you do this thing, because somehow in active way or passive way, I know it must be affecting you as well, dealing with so much uh, things that are even related to your brain only, right? So can you share your experience on the same thing? ओके, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बिकॉज ये बहुत रहता है, ये लोगों का डाउट रहता है, व्हेन दे स्पेशली व्हेन दे हर्ड कि यू वर इन आगरा मेंटल हॉस्पिटल। अगेन इट्स अ वेरी बिग टैबू ना, तो लोगों को लगता है कि वहां पे पता नहीं क्या हो रहा होगा ऐसा। अ लॉट ऑफ टाइम दे फील वेरी एक्साइटेड आल्सो, आई सी, कि बताइए कुछ वहां के बारे में। देखिए बिल्कुल होता है, आप नो मैटर आप प्राइवेट सेटिंग में ट्रेनिंग करो, आप गवर्नमेंट सेटिंग में ट्रेनिंग करो, ये ट्रेनिंग इतनी रिग्रेस है आपको बहुत, क्योंकि आप डेली बेसिस पे पेशेंट्स के साथ डील कर रहे हो, आपको वाइकेरियस ट्रॉमेटाइजेशन होगा ही होगा, यू कांट अवॉइड इट। और बिकॉज वो होता है, तो ऐसा नहीं है कि एज अ थेरेपिस्ट वी डोंट नीड थेरेपी, अ लॉट ऑफ टाइम्स वी नीड थेरेपी। एट लास्ट तो हम भी ह्यूमन बींग है, राइट? हमें भी इमोशंस फील होते हैं, राइट? सो कई बार होता है कि हमारे पर्सनल इश्यूज हैं, कई बार की लॉट ऑफ टाइम होता है कि आप एज अ प्रोफेशनल आपके बहुत सारे पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं, प्रोफेशनल फ्रंट पे आर डूइंग वेरी गुड, पर पर्सनल फ्रंट पे कहीं ना कहीं आप लैग कर जा रहे हो, फॉर दैट मैटर यू। अब यहाँ पर एक एज जो मैं कह सकती हूँ कि एज अ एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल को जो एज मिल जाता है वो यही, कि कई बार आपके हॉस्पिटल सेटिंग में ही फ्रेंड्स होते हैं हु आर योर फेलो बैचमेट्स और फेलो ट्रेनीज, तो आपकी दोस्ती उनसे हो गई। अभी क्या है कि अगर वहां पे कुछ हो रहा है, यू आर डीलिंग विद डे टू डे ट्रॉमा, तो आपका वहीं के वहीं इट यू आर एबल टू रिजॉल्व इट। कहते हैं इमोशनल वेंटिंग, एलिमेंट हूं मैं, अगर मैं बोलूँ तो आप इमोशनल वेंटिंग कर रहे हो, यू आर एंगेजिंग इन कैथारसिस, एंड यू आर एबल टू मैनेज वहां पर। 2 साल बाद आपका क्या होगा, आप उस टाइम पे रियलाइज नहीं होता, बिकॉज यू आर इन टू दैट सेटिंग, तो आपको रियलाइज नहीं होगा कि कैसे वो ट्रेनिंग आपको एज अ इंडिविजुअल चेंज कर दे रही है। देन व्हेन यू कम आउट ऑफ द हॉस्पिटल सेटिंग एंड जब आप सिविल लाइफ में आते हो वापस बैक टू नॉर्मल लाइफ, देन यू रियलाइज कि वो जो वाइकेरियस ट्रॉमेटाइजेशन था अब नहीं हो रहा है, तब हो रहा था। एक बहुत बड़ा कारण होता है आप इनक्लोज सेटिंग में हो, आप बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट नहीं कर रहे हो, बट व्हेन यू कम आउट ऑफ योर इन अ नॉर्मल सेटिंग, तो आप यू आर इंटरेक्टिंग विद नॉर्मल पॉपुलेशन ऑल्सो,
कहीं ना कहीं इक्वल हो जाता है। अगर मैं ही हूं, अगर मैं पूरे दिन सेशन ले रही हूँ, तो कहीं ना कहीं आई हैव अ सोशल लाइफ ऑल्सो, राइट? राइट, सो आई एम एबल टू टेक टाइम। बट हॉस्पिटल, जब आप किसी ट्रेनिंग में हो जहाँ जो बहुत रिग्रेस है, जो बहुत डेडिकेटेड है, तो वहां पर नहीं हो पाता वो चीज। और तभी थोड़ा वाइकेरियस ट्रॉमेटाइजेशन ज्यादा हो जाता है। तो इंडिविजुअल है। लोग, पीपल गो फॉर पार्टीज, ऐसा नहीं है कि मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स पार्टी नहीं करते, एंजॉय नहीं करते, दे डू एंजॉय। करेक्ट। एंड आपने अभी मेंशन किया द आगरा मेंटल हॉस्पिटल, राइट राइट, वन ऑफ द मोस्ट फेमस, हम बचपन से यहाँ पर भी सुनते आ रहे हैं, एंड एवरीवेयर इन इंडिया वी हियर इट, इट्स लाइक आर कम फ्रॉम द बैटमैन, राइट? सो कैन यू जस्ट इनलाइटन अस ऑन हाउ इज इट रियल, लाइक रियलिटी में वो कैसा है, एंड उसकी इतनी स्टोरीज क्यों हैं? आई डोंट नो इफ यू नो द बैकग्राउंड और नॉट इवन, व्हाई इज इट सो मच फेमस? सो थोड़ी सी अगर आप उसकी हिस्ट्री बता दो एंड योर वर्किंग एक्सपीरियंस। अगर आप देखेंगे तो द मेरा भी ऐसा था बेसिकली। जब ऑब्वियसली बात है, आप बचपन से सुनते हो आगरा का पागल खाना, यू ओनली हर्ड दिस टर्म, और उसके अलावा आपको कुछ कुछ नहीं। बचपन से कहते हैं ना कि पागल हो गया इसको तो आगरा भेज दो, राइट? मैंने भी वैसे ही सुना था, जितना जब तक मैं पीजी में थी तब तक मैंने भी इतना ही सुना हुआ था। जब मैं आई स्टिल रिमेम्बर द डे जब मैं पहली बार उस हॉस्पिटल में एंट्रेंस एग्जाम देने गई थी। तो आई वॉज अमेज द मोमेंट आई वॉज, मैं गेट के बाहर खड़ी थी, और मैं एक्चुअली आई वॉज टेकिंग अ फोटो ऑफ इट, गेट का। और मैं सोच रही थी कि ये मतलब आई वॉज लाइक कि भले एडमिशन होना हो, मैं ना अपने फ्रेंड्स को दिखाऊंगी कि मैं ना आगरा मेंटल हॉस्पिटल गई थी एंट्रेंस देने। मतलब आप समझ रहे हैं कि एज अ, अभी तो ठीक है, मतलब अभी चीजें नॉर्मल हो गई है मेरे लिए, बिकॉज वंस यू बिकम अ पार्ट ऑफ सच हॉस्पिटल्स तो थिंग्स बिकम नॉर्मल। बट मेरे लिए बीइंग तब भी मैं मास्टर्स तो कर चुकी थी, राइट? आई वाज स्टिल मेंटल हेल्थ की फील्ड में थी मैं। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। डेफिनेटली होता है। अगर आप फंक्शनिंग की, प्रॉपर फंक्शनिंग की बात करें, तो वी हैव फीमेल वार्ड है एक्सक्लूसिव। उस फीमेल वार्ड में भी देर आर सेपरेट वार्ड्स, 8 वार्ड्स। सो प्रॉपर केयर टेकर्स हैं वहां पर, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज होती है, रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट हैं वहां पर। सो ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेशेंट्स हैं और उनको बहुत ही अच्छी कंडीशंस में रखा जाता है, उनके हाइजीन का बहुत ध्यान रखा जाता है, स्पेशली फीमेल्स। इवन इफ यू कम टू मेल जनरल इन पेशेंट केयर वार्ड्स ऑल्सो, वहां पर भी देर आर सेपरेट। ऐसा नहीं है कि सारे पेशेंट्स को एक साथ क्लब करके रखा जा रहा है, नो। दे आर केप्ट सेपरेटली, सेपरेट वार्ड्स। मेल में भी सेग्रीगेशन बनाए गए हैं, वहां पे उन्हें रखा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि किसी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन बेस रखा गया है उनको, जिस हिसाब से उनको डिवाइड किया गया है, नो। डिपेंड करता है। जैसे हमारे यहाँ एक बेटर क्लास है, वो कहलाता बेटर क्लास है, बट बेसिकली क्या है कि अगर कोई ऐसी बैकग्राउंड से आ रहा है जो फाइनेंशियली थोड़ा वेल ऑफ है, और वो ही कैन अफोर्ड अ लिटिल मोर, वहां पे थोड़ी सर्विसेज बेटर है। यू नो यू विल गेट अ प्ले ग्राउंड खेलने के लिए। ऐसा नहीं है कि बाकी पेशेंट जाके नहीं खेलते, डेफिनेटली वहां पे टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज होते हैं, इवेंट्स ऑर्गेनाइज होते हैं। इवन आई वॉज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी ऑफ दैट हॉस्पिटल। आई वॉज द जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ सोशियो कल्चरल एंड स्पोर्ट्स सोसाइटी। मेरे ही टाइम पे स्टैब्लिश हुई थी वो सोसाइटी। सो उसके अंडर हम लोग बहुत सारे इवेंट्स कराते थे। दशहरा में, अगर होली दिवाली है, दशहरा है, तो वी मेक श्योर कि हाँ पेशेंट्स भी इंजॉय करें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम वहां पे रह के इंजॉय कर रहे हैं। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत मिस करती हूँ अपना हॉस्पिटल। इतना इतना सपोर्टिंग एनवायरनमेंट, इट वाज वेरी नाइस। एंड अगेन ओपीडी में भी, सरकारी हॉस्पिटल आपको खुद पता होगा ओपीडीज का लोड क्या होता है। एंड स्पेशली इफ इट इज दैट पॉपुलर, तो फिर तो मंडे को होता है कि पैर रखने की जगह नहीं होती ढंग से ओपीडी में। सो इतना लोड रहता है, तो डेली बेसिस पे भी यू आर एटलीस्ट 250 से 300 पेशेंट आ रहा है ट्रीटमेंट के लिए। और ट्रीटमेंट अच्छा हो रहा है तभी पेशेंट्स आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, अगर ट्रीटमेंट अच्छा नहीं होगा तो पेशेंट्स नहीं आएंगे फिर। ये एक बहुत बड़ी चीज है। प्लस पेशेंट्स का केयर। अगर पेशेंट, आप फॉर एग्जांपल मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं कि कैसे एडमिशन्स हो रहे हैं वहां पे। सो इफ यू अप्रोच दी ओपीडी, सो आपको यू नो आप प्रॉपर एक पर्ची कटवा लोगे, जो भी अब रसीद कटती है, जिसको बोलते हैं पर्चा बनवा के, यू गो टू दी ओपीडी जहाँ पे आपकी हिस्ट्री टेकिंग ली जाती है। देन यू आर रेफर्ड टू, लाइक आपको रेफर कर दिया जाता है साइकाइट्रिस्ट को। फिर वो जाके, कंसल्टेंट्स जो होते हैं हमारे बेसिकली, तो वो हमारे देखते हैं कि क्या डिसऑर्डर है, और हिस्ट्री टेकिंग के बेसिस पे अपना डायग्नोसिस बनाते हैं। एंड देन दे प्रिस्क्राइब दी मेडिसिन। एंड फिर जब उन्हें लगता है कि नहीं यहाँ पे साइकोलॉजिकल असिस्टेंस की जरूरत है, तो फिर वो सीपीज को रेफर करते हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजी डिपार्टमेंट को रेफर कर देते हैं केस। तो इस तरीके से वहां पे फंक्शनिंग होती है। सो देर इज अ चैनल। ऐसा नहीं है कि पेशेंट डायरेक्टली डायरेक्टली वो हमारे पास तब आता है जब वो हमारा फॉलोअप केस बन जाता है, या फिर कोई लेट्स से मेडिको लीगल केस आया है जहां पे साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना है।
तो वहां पर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन के लिए अगर वो एक्सक्लूसिवली आ रहा है तो वो डायरेक्टली हम पर हमारे पास ही आएगा। आएगा हॉस्पिटल, वो रिपोर्ट करेगा ओपीडी में, और उसके बाद वो डायरेक्ट अपना पर्चा केस शीट बनवा के वो हमारे पास ही रेफर होकर आएगा। बहुत सिस्टमैटिक फंक्शनिंग है। अगर कोई नॉर्मल केस है जहां पे वो दूर से आ रहे हैं और वो एडमिट कराना चाहते हैं पेशेंट को, कोई ऐसा डिसऑर्डर है जहां लगता है कंसल्टेंट को कि नहीं पेशेंट को एडमिशन की जरूरत है, वो खुद ही एडवाइस कर देते हैं। 15 दिन का एडमिशन होता है, एक इन्फॉर्मेंट साथ रहता है। फैमिली वार्ड, वहां का वार्ड है जहाँ पे एडमिट होता है पेशेंट, वो एक एक्टिव वार्ड है, तो वहां पे सारे एक्टिव केसेस एडमिट होते हैं। तो जो मेन कहते हैं ना कि मेंटल हॉस्पिटल वाला फील मुझे उस वार्ड में ही आपको आएगा बेसिकली। पब्लिक के लिए एक्सेस नहीं है, कि आप नॉर्मल पब्लिक जाके नहीं, ऑब्वियस सी बात है, अगर हमारे भी कोई घर वाले आते हैं तो वी नेवर टेक इतना तो, बिकॉज अगेन इवन दे आर साइकेट्रिक पेशेंट्स, साइकेट्रिक पेशेंट्स के अपने राइट्स होते हैं। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे जब सेलिब्रेट होता है 10 अक्टूबर को, तो एक प्रदर्शनी भी लगती है जहाँ पे हमारे पेशेंट्स जो चीजें बनाते हैं उनको डिस्प्ले में लगाया जाता है। नॉर्मल पब्लिक कैन एक्चुअली कम एंड परचेज दोज आइटम्स। तो ये रहता है, न्यूज़पेपर में इसके बारे में निकलता है, प्रॉपर एडवर्टीजमेंट होता है इसका, एंड पीपल डू कम एंड विजिट द हॉस्पिटल। सो हेरिटेज के मामले में भी बहुत रिच है हिस्ट्री, एंड इन टर्म्स ऑफ क्लिनिकल सर्विसेज ऑल्सो इट्स वेरी गुड। Nice. It's like completely opposite of what we hear outside of it. यस यस, इट्स नॉट लाइक कि वो एक फनी इंसिडेंट बताती हूँ मैं आपको। वंस आई ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम जोमेटो, सो द डिलीवरी गाय वाज नॉट रेडी टू कम टू दी हॉस्टल। तो मैंने जब उसको बहुत पूछा कि क्या हुआ है भैया, आप क्यों नहीं आना चाहते हॉस्टल? अच्छा, हमारा हॉस्टल जो है ना वो हॉस्पिटल के काफी पीछे बना हुआ है, तो इट इज लाइक कि यू आर गोइंग इनसाइड अ जंगल। दोनों तरफ थोड़ा सा जंगल है, बट ठीक है। देखिए, एक्चुअल में हमने हॉस्टल जंगल हटा के बनाया है, बट एक्चुअल में वहां पे जंगल ही था ना पहले। तो ऐसा नहीं है कि डरावना। आई वॉज अ पर्सन हु यूज टू गो फॉर वॉक्स, अकेले ही जाती थी मैं। इट्स कंप्लीटली सेफ, द एंटायर कैंपस इज कंप्लीटली सेफ। आप कभी भी कितने बजे भी बाहर जाओ, कुछ सेफ्टी का इशू नहीं है, कुछ नहीं है। मैं पर्सनली इस चीज की एविडेंस हूँ। मैंने बहुत अकेले बाहर मैं घूमी हूँ, लाइक वॉक करने भी गई हूँ, कभी कुछ इंसिडेंट नहीं हुआ, कभी भी नहीं। सो हाँ ठीक है। अब देखिए, जहां थोड़ा बहुत जंगल है वहां पे आपको थोड़ा बहुत रहता है, स्नेक्स वगैरह से आपको अलर्ट रहना पड़ता है। वो सारी यूनिवर्सिटीज में है, सारी यूनिवर्सिटीज आउटर में रहते हैं, बिग कैंपसेस आउटर में ही रहते हैं। सो ये एक चीज था। तो उन्होंने मुझे कॉल करा और बोला कि मैडम, आप ना ऑर्डर कैंसिल, मैं आपको ना खाना भिजवा दूंगा किसी से, और आप मुझे ना 1 स्टार देना। तो मैंने बोला क्यों भैया, क्या हुआ ऐसा? तो बोले मैम, मैं ना दोबारा नहीं आना चाहता यहाँ पे, मतलब मैं ना गलती से भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। कहते मुझे पता नहीं था आपने ऐसे इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ डाला, तो मुझे पता नहीं था कि ये आगरा मेंटल हॉस्पिटल है। मैम मैं अंदर नहीं आना चाहता, बिकॉज दे हैड अ टैबू कि कुछ 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 हवा लग जाएगी हमें, और हमें कुछ हो जाएगा। लोगों में है ये चीज बहुत ज्यादा, तभी लोग मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से पहले झाड़ फूक कराने वाले बाबा के पास चले जाते हैं। उनका फेथ हीलर्स पे बहुत होता है कि पहले दवा, पहले हम दवा से पहले हम देखेंगे जाके कि अगर दुआ काम कर जाए तो वो जाएंगे फेथ हीलर्स के पास। जब वो उनसे थक जाते हैं ना, तब वो हमारे हॉस्पिटल के पे आते हैं। कहते हैं ना, दुनिया से ठोकर खाने के बाद वो हमारे पास आते हैं। तो कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है हमारे सर पे, कि अगर, क्योंकि वो थका हुआ है दुनिया से, अभी वो बिल्कुल थक हार के पेशेंट आ रहा है। और स्पेशली ज्यादातर पेशेंट आते हैं लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से। वो क्या है, थक भी, मेंटली भी थक चुके हैं बिल्कुल। तो इधर उधर ये अब क्या होता है, एक फेथ हीलर दूसरे फेथ हीलर को रिफर कर देता है, इस तरीके से देयर इज अ नेक्सस ऑफ दीज पीपल। सो ये तो अपना मनी मेकिंग बिजनेस कर रहे हैं। पेशेंट जिसकी मेंटल हेल्थ खराब है, उसकी मेंटल हेल्थ तो और खराब हो जा रही है। तो ये चीज थी। तो मुझे फिर मैंने उनको समझाया, भैया कि नहीं, खाना तो आप ही डिलीवर करोगे और अंदर भी आ जा पाओगे, क्योंकि आज मैं चाहती हूँ कि आपका ये जो भ्रम है ना वो निकले। तो आई रिमेम्बर मैंने उन्हें 2 दिन बाद फिर कॉल करके पूछा कि सब कुछ ठीक है ना, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? कहते नहीं। तो मैंने कहा अभी अभी कॉन्फिडेंट हो ना डिलीवरी लेने के लिए यहाँ पे? तो और सेम थिंग हैपेंड विद अ कैब ड्राइवर ऑल्सो। कई बार कैब ड्राइवर हमारा कैब कैंसिल कर देते थे कि मैम, हमें तो लगा मेंटल हॉस्पिटल है, वहां तो कहीं कोई बुक करेगा, गलती से किसी पेशेंट ने बुक कर दी होगी। मैंने कहा पेशेंट्स फोन अलाउड नहीं होता उन्हें यूज करना, वो कैसे बुक कर देंगे? तो होता है। तो हर बार होता है कि मैं जब भी घर आती थी, मेरा होम टाउन कानपुर में है, तो जब भी मैं घर आती थी और कैब लेती थी, पूरे रास्ते ड्राइवर्स यूज टू इंटरेक्ट विद मी कि मैम थोड़ा बताइए हॉस्पिटल के बारे में। देन दे बी यूज टू बी लाइक कि हमारा ना एक है पेशेंट है मैम, आप अपना नंबर दे दीजिए तो हम ना हॉस्पिटल आएंगे, तो आपको आप जल्दी, वो होता है राइट. ना सरकारी हॉस्पिटल, आप किसी को जानते हैं तो जल्दी पर्चा बन जाता है, वो वाला चीज। करेक्ट. एंड अभी हमने बात कर ली साइकोलॉजिस्ट की, साइकेट्रिस्ट की. एक न्यू टर्म्स जो आजकल ट्रेंडिंग में है, रिलेशनशिप कोच, डेटिंग कोचेस, लाइफ कोचेस. इस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? मैं एक वर्ड में अगर उन्हें बोलूँ तो क्वैक्स।
मार्केटिंग गिमिक है, प्योर मनी मेकिंग बिजनेस है, नथिंग एल्स। कोच का, कोच जो वर्ड है ना, उसका बहुत अच्छा मीनिंग है, उसको बहुत गलत तरीके से यूज कर रहे हैं ये लोग। अगर आप इनका बैकग्राउंड चेक करोगे, ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट कोर्स है, हमें भी बता दो, हम भी कर लेते हैं, क्यों फालतू में ट्रेनिंग कर रहे थे हम, राइट? बल्कि मैं तो कहूंगी फिर जो जितना ऐसे तो अनएम्प्लॉयमेंट ही खत्म हो जाना चाहिए, सब एक सर्टिफिकेट कोर्स कर लो और हो गया काम, राइट? राइट। दिस इज अ प्योर, इनके इनके पीछे एक मार्केटिंग टीम होती है। और ये हाउ दे फंक्शन इज, जितना मुझे पता चला है, बिकॉज मैं बहुत अगेंस्ट हूँ इन लोगों के, मैं अभी बता देती हूँ ओपनली। आपको बिजनेस करना है करो, डोंट, मेंटल हेल्थ के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस उससे दूर रहो। रिलेशनशिप कोच, अब क्या रिलेशन, आप रिलेशनशिप एडवाइस दे रहे हो? आपने फैमिली थेरेपी का, आपको एफबी नहीं पता होगा, आप क्या कर रहे हो ना? आपने कपल थेरेपी पढ़ी है, फैमिली थेरेपी नहीं पढ़ी है, आपको कोई आइडिया नहीं है हाउ टू अप्रोच। यहाँ पे आप क्या करते हो, आप उनकी रिलेशनशिप और खराब कर देते हो सकता है कि आप इनिशियली एक दो सोल्यूशन दे दो, या आप उनको कोई एक तरीका बता दो, आइडियल हस्बैंड गर्लफ्रेंड बनने का, आइडियल बॉयफ्रेंड बनने का, आइडियल हस्बैंड वाइफ बनने का। बट अगेन, मैंने बताया साइकोथेरेपी, ये सब चीजें बहुत, हर एक केस अपने में यूनिक होता है, जैसे हर एक पेशेंट अपने में यूनिक होता है, हर एक केस, इंडिविजुअल केस अपने में यूनिक होता है। मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके केसेस ही आपको सिखाते हैं, बेसिकली आपका पेशेंट ही सबसे पहले आपका गुरु होता है हॉस्पिटल सेटिंग में। जितने ज्यादा पेशेंट देखोगे उतना ज्यादा यू विल ग्रो इन दिस फील्ड। इसीलिए इतना वैल्यू हो जाता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल से करना है, बिकॉज गवर्नमेंट में अगेन पेशेंट इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा है और आप एक इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में रह रहे हो। प्राइवेट में आपको, प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी करवाते हैं एमफिल, लेकिन क्या है, उनका टाई अप होता है हॉस्पिटल्स के साथ। तो आपको फिर क्या है ना, ट्रेनिंग के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको बहुत भाग दौड़ करनी पड़ जाती है। वो एक एज मिल जाता है गवर्नमेंट को कि ठीक है, तो पेशेंट थोड़ा ज्यादा देखने पड़ेंगे, बट आप एक इनक्लोज्ड एनवायरनमेंट में रहोगे। मैं खुद ही, मेरे हॉस्टल से ओपीडी वाज जस्ट 5 मिनट्स, स्कूटी उठाओ चले जाओ, बिकॉज मैं एक, और सेफ्टी भी है, और एक इनक्लोज एनवायरनमेंट में भी हूँ, तो आपके पेरेंट्स को भी टेंशन नहीं होती है, राइट? ये क्या है, उल्टा चल रहा है इनका सीन। तो ये दीज पीपल व्हाट दे डू इज दे, इनका मार्केटिंग टीम बैठ के दे जस्ट टेल कि ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन पाए 1 घंटे में, राइट? तो लोगों को लगता है, अभी लोगों के पास क्या है, रील्स का जमाना है, टाइम नहीं है। दे डोंट वांट टू स्पेंड देयर, और उन्हें क्या है, सुनना है, बट वो काम नहीं करना चाहते अपने ऊपर। कई लोगों की ऐसी मेंटालिटी है, दे डोंट वांट टू वर्क ऑन देमसेल्व्स। एंड उन्हें कई बार ना पता भी नहीं होता है कि साइकोथेरेपी के लॉन्ग टर्म चेंजेस हो सकते हैं, तो वो भी नहीं पता है। एक तो बहुत ज्यादा ना मेंटल हेल्थ को लेकर अवेयरनेस आ रही है अब लोगों में, लेकिन जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज है वहां पे लोग पहले से बहुत ज्यादा अवेयर हैं। जो बाकी सेकंड टायर सिटीज है, थ्री थर्ड टायर है, वहां पर थोड़ा सा अभी नहीं है, वो उतना अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो लोग जल्दी फंस जाते हैं। उन्हें लगता है कि ठीक है, 1 घंटे में मेरा प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल जाएगा, ले लेते हैं यही। एंड व्हाट दे डू इज, वंस यू इनरोल, पहले तो उनकी मार्केटिंग टीम आपसे डेटा लेगी पूरा, ठीक है, आप अपना फिल करोगे, ऑनलाइन फॉर्म भरवाते हो आपसे, राइट? आप ऑनलाइन दोगे, कोई कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं होती, लाइक वी कीप, आपका डेटा सेल हो जाएगा तुरंत का तुरंत, उनकी मार्केटिंग टीम उठाएगी और आपका डेटा भेज देगी, आपका डेटा सेल हो गया। अब आपने जो सो कॉल्ड वर्कशॉप ली है 99 रुपीज में, उसको बेच के उन्होंने सोचिए आपके 99 से कितना बना लिया होगा, हो सकता है उन्होंने डॉलर्स में कमाया हो वो डेटा बेच के। सो इसलिए वेन एवर यू आर इनरोलिंग इन दीज थिंग्स, प्लीज बी अवेयर, हमेशा याद रखिए, शॉर्टकट मेंटल हेल्थ में शॉर्टकट है ही नहीं। व्हेन इट कम्स टू मेंटल हेल्थ कोई शॉर्टकट नहीं है। हम राइट। हमें मुझे भी 2015 से आई स्टार्टेड माई जर्नी, नाउ इट्स 2025। इट टुक मी 10 years टू बिकम अ प्रोफेशनल, लाइसेंस प्रोफेशनल। सो देयर इज नो शॉर्टकट। जब मैं नहीं शॉर्टकट ले रही हूँ, तो आप तो अपने, मैं तो आपको ट्रीट, अगर मैं आपको ट्रीट करने वाली हूँ, सोचिए मैंने नहीं शॉर्टकट लिया, तो आप तो सोचिए एज एन इंडिविजुअल। अब वही चीज हो गई कि यूट्यूब से देख के आप हार्ट सर्जरी कर दोगे, आप करवा लोगे किसी से हार्ट सर्जरी जिसने सिर्फ यूट्यूब से देखा होगी सर्जरी कैसी होती, नहीं, राइट? नो। सो वो चीज है, मतलब थोड़ा सा है, लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा इस चीज को लेके, कि किसको अप्रोच कर रहे हो आप, उसका प्रॉपर ऑथेंटिक क्वालिफिकेशन देखो पहले, क्या है, उसने क्या पढ़ाई की है, वो किस चीज का एक्सपर्ट है, और वो एक्सपेक्टेशन, उसमें आया कैसे वो एक्सपर्टीज, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहाँ से किया है। राइट। बहुत सारे ऐसा ऑनलाइन, आई विल नॉट टेक द नेम्स, बट देयर आर सर्टेन छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस जो इस तरीके का बिजनेस चला रहे हैं, सो विच आर द मोस्ट ऑथेंटिक वन, इफ आई कैन आस्क, लाइक सपोज किसी ने किसी को रीच करना है, हाउ विल दे नो, लाइक, और which firms or which organization they should trust? इन टर्म्स ऑफ अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, Yes. यू कैन सी, अगेन, एनीबडी यू कैन अप्रोच। अगर, अब मैंने अगेन बताया, सीवियरिटी पे है, अगर आपको मेंटल प्रॉपर, देखिए मैं अभी बता देती हूँ, अगर आपको छोटा सा भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ हार्ड कोर सीवियर क्लिनिकल डिसऑर्डर्स होंगे तभी आप साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को अप्रोच करोगे, नो। अगर आपको छोटा सा भी इशू हो रहा है ना,
वो छोटा सा भी इशू क्यों आया, उसके पीछे जो रूट कॉज है ना, एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट आपको वो निकाल के देगा कि वो आया कहाँ से, और वो फ्यूचर में कभी ना आए। राइट। थेरेपी एंड होती है, साइकोथेरेपी एंड होती है। क्यों क्यों सेशन टर्मिनेट किए जाते हैं? बिकॉज इसीलिए कि हम पेशेंट को अपने ऊपर थोड़ी ना डिपेंडेंट कर लेंगे कि हर बार अब उसको प्रॉब्लम आ रही है तो वो हमारे पास ही आए। आप छोटे से प्रॉब्लम के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, कोई भी इशू है। एंड अगेन मैंने बोला कि वी डील विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, स्लीप डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, चाइल्ड एंड एडोलेसेंस में जितने भी डिसऑर्डर्स एग्जिस्ट करते हैं वो सारे, अगेन इट शुड बी मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स अगेन। ठीक है। तो वो चीजें जो भी दुनिया में एग्जिस्ट करता है, इफ इट इज रिलेटेड टू ब्रेन, प्लीज कंसल्ट अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल। एंड Right. आप प्लीज सर्टिफाइड प्रॉपर ऑथेंटिक प्रोफेशनल, ये लाइफ कोचेस और ये कोचेस को मत करिए, बिकॉज वो कोचेस क्रिकेट में अच्छे लगते हैं। गुरु का एक महत्व है हमारे कल्चर में, एंड मैं बिल्कुल बोलूंगी कि वो चीज का महत्व थोड़ा बना के रखना है। वही है, मार्केटिंग के चक्कर में तो पीपल आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग ऑल दिस थिंग्स, बट स्टिल। Nice. And आपने भी mention किया it took you 10 years to come to this point right now. Back in 2000 or late 2000s, right? Psychology was not too much famous, or it was taken as एब्सोल्युटली। a like career option. तो बहुत कम ही लोग देखते थे इसको. Like if I say for myself 10 years back, I was not aware कि साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट भी बनना चाहिए. राइट. नाउ इट इज अप विथ आफ्टर कोविड, बट बिफोर दैट इट वाज नॉट a trend or not even a chosen as a career. Only a few people who are aware of this, or I don't know how they reach out. But आपकी जर्नी क्या थी इसके पीछे? Like why you choose this field, or has this field chosen you? ओके। एक आई एम अ फॉलोवर ऑफ भगवत गीता। सो भगवत गीता में एक बहुत अच्छी का एक बहुत पॉपुलर कोट है, दैट वॉट एवर हैपेंड हैपेंड फॉर द गुड। सो जिनको नहीं पता है, मेरे लाइक ऑब्वियसली बात है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनको तो पता है कि क्या कारण रहा। बट आई वॉज वेन आई वॉज इन माई 11th 12th, आई वॉज enrolled in FITZY. FITZY is known for its IT JEE preparation, एंड कानपुर सेंटर है उसका। कानपुर में एक ही सेंटर है उनका, और उसी में मैं एनरोल थी। सो 10th के एंडिंग में दिसंबर में, आई रिमेम्बर, एक FTRE एग्जाम होता था, फिटजी टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन करके, आई इफ आई एम करेक्टली, यस, FTRE या FTSC कुछ एग्जाम होता था। एंड आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट केम टू माय माइंड कि चलो प्रिपेयर, बोर्ड्स तो देने ही है 10th में, लेट्स जस्ट अपियर फॉर इट। मैं अपियर हो गई। एंड मुझे याद है फेब में उनका कॉल आया मेरे फादर के पास कि रिजल्ट आ गया है, एंड आपकी डॉटर को ना टॉप बैच मिला है A1, उसमें ऐसे A1 A2 ऐसे बैचेस होते थे। तो दे टोल्ड माई फादर कि आपकी बेटी को ना टॉप बैच मिला है। तो अब टॉप बैच सुन के क्या होता है पेरेंट्स का कि अरे बच्चे में दम है, बच्चे को ना जेई का प्रिपरेशन। और उस टाइम पे यू आर वेरी यू करेक्टली पॉइंटेड आउट, एक्चुअल में आज से 10 साल पहले ना अवेयरनेस नहीं थी, मुझे मुझे खुद नहीं पता था साइकोलॉजी क्या है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव नो आइडिया, एब्सोल्युटली जीरो आइडिया अबाउट साइकोलॉजी। सो जब ये चीज हुई, अगेन वही, पेरेंट्स को भी आइडिया नहीं है, तो उनके उस टाइम पे भी दो ही फील्ड पॉपुलर थे। एक आपका डॉक्टर, बेटा डॉक्टर बनेगा या तो बेटा इंजीनियर बनेगा, सेम बेटी डॉक्टर। मेरे घर में भी थोड़ा इक्वल था कि हाँ पढ़ाना है तो दोनों को बराबर पढ़ाना है। तो माय फादर वाज लाइक कि ठीक है, इंजीनियरिंग बीटेक, सिंस ये MBBS का तो कुछ स्कोप नहीं था, बिकॉज मैं बिल्कुल भी बायोलॉजी में इंटरेस्टेड नहीं थी। 10th तक मुझे बहुत, आई वॉज वेरी श्योर कि बायोलॉजी समथिंग जो मैं नहीं पढ़ सकती। और सो आई टोल्ड माई फादर कि पापा ने पूछा क्या लेना है, मैंने कहा पापा बायो नहीं लेना है, बस इतना पता है, बाकी देखेंगे जो भी कॉम्बिनेशन जमेगा मैं ले लूंगी। मैं केवी स्टूडेंट थी बाय द वे, मेरा फर्स्ट टू 12th केवी नंबर 2 अरमापुर कानपुर सेंटर से हुआ है। तो एक ही स्कूल में पढ़ी थी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अब पापा कह रहे हैं फिटजी ज्वाइन कर लेती हूँ, मैंने ज्वाइन कर लिया। आई हैड एब्सोल्युटली जीरो आइडिया अबाउट कि हाउ क्लासरूम प्रोग्राम्स रन। रियल कहानी बिगिन हुई जब मैंने वहां ज्वाइन किया। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि कोचिंग में एक सर्टेन सिलेबस है, कोचिंग ने अपना सिलेबस डिसाइड किया है कॉम्पिटेटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। स्कूल क्या है, नॉर्मल एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अगर एनसीईआरटी में चैप्टर 1 से स्टार्ट है तो स्कूल चैप्टर 1 से ही स्टार्ट करेगा। बट अगेन कोचिंग कभी उस तरीके से नहीं चलती, उनको चाहिए रिजल्ट, उनको चाहिए दे वांट रैंक्स। तो रैंक के लिए वो तो MCQ के हिसाब से, एंड वही होता था एक क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व करना है। राइट, कभी वो एक शॉर्टकट बता रहे हैं और स्कूल में आके वो चीज
डेरिवेशन ये सब। तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम जस्ट जगलिंग बिटवीन स्कूल एंड कोचिंग, क्योंकि स्कूल अलग पैटर्न अलग फ्लो में चल रहा है और कोचिंग अलग फ्लो में चल रही है। और जब आप क्लासरूम प्रोग्राम कर रहे हो विद रेगुलर स्कूलिंग, दैट टू केवी जैसा स्कूल, प्राइवेट तो फिर भी कई बार थोड़े प्राइवेट स्कूल सपोर्ट कर देते हैं बच्चों को कि ठीक है उनका रैंक अच्छा आ जाएगा बच्चे का। केवी तो गवर्नमेंट स्कूल, उन्हें तो कोई लेना देना नहीं है तुम पढ़ो या ना पढ़ो, हमारा मतलब बेसिकली तुम कोचिंग जाओ ना जाओ, हमारा रिजल्ट मत खराब करो फालतू में, या यहाँ पर बाकी बच्चे डिस्ट्रैक्ट होंगे तुम्हारे चक्कर में। वो वाला चीज चल रहा था उस टाइम पे। मेरी मेंटल हेल्थ बहुत खराब रही है पूरे 11th 12th इस चक्कर में। एंड देन बाय द एंड ऑफ 11th आई गॉट एन आइडिया कि मुझे नहीं पता करियर में क्या करना है, साइकोलॉजी समथिंग, सॉरी, दिस इंजीनियरिंग इज समथिंग जो मैं नहीं करूंगी। अगर मैंने गलती से किया आई विल बी अ वेरी बैड इंजीनियर जो पक्का कुछ और करने वाला है बीटेक के बाद फिर, वही ना, मैं स्विच कर दूंगी करियर। तो वो था। और अगेन था, आपने फिटजी में अगर कोई पढ़ा है तो वो जानता होगा फिटजी चार्जेस अ गुड अमाउंट ऑफ फीस फ्रॉम यू, एंड दे हैव नो रिटर्न पॉलिसी। तो अगर आपने पे किया आपको कुछ रिटर्न नहीं मिलने वाला। अगर आप अपना चाहो कि 6 महीने पहले या 1 साल का कैंसिल करवाना चाहो तो देर इज नथिंग लाइक, कोई ऐसा प्रोविजन नहीं था। आई हैड टू कंटिन्यू। मैंने 12th में बहुत सारे क्लासेस स्किप किए फिटजी के, बिकॉज मुझे समझ में आ गया कि मुझे ये नहीं करना है। एंड देन जब मैंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका का फॉर्म, एक चीज क्लियर थी कि दूर जाके पढ़ना है, यूपी में नहीं पढ़ना है, दूर पढ़ना है और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, ये दो चीजें बहुत क्लियर थी। तो कर्नाटका एक था, बैक ऑफ द माइंड रहता था कि हाँ एजुकेशन हब है। उस टाइम तक तो आईटी हब से ज्यादा वो एजुकेशन हब के नाम से पॉपुलर था, कि बहुत अच्छा एजुकेशन वहाँ का जो है, इट इज अ गुड हब, तो वहां जाके पढ़ना है। डर नहीं लगता था ये सोच के कि अरे यहाँ से निकल जाऊंगी, वहां तो लैंग्वेज नहीं आती होगी, कैसे सरवाइव करूंगी, इस सब चीज को लेकर इतना डर नहीं था। बहुत एडवेंचरस वाला रहता था, एक्साइट कि हाँ जाऊंगी, नया नया कल्चर देखने को मिलेगा, नई जगह जाऊंगी पढ़ने। इसका क्रेडिट ऑब्वियसली केवी को जाता है, बिकॉज उसने मुझे काफी एक्सपोजर दिया अलग अलग स्टेट्स में जाने का। तो आई अप्लाइड सेंट्रल, आई स्टिल रिमेम्बर द डेट, क्योंकि मेरे लिए तो लाइफ चेंजिंग डे था वो। इट वॉज 26 मई 2015। मैंने गूगल खोला एंड कि क्या फॉर्म भरूं क्या फॉर्म भरूं करके मैंने खोला एंड देखा, टाइप किया सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो उसी टाइम पे उसके फॉर्म्स आए हुए थे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका के। तो मैंने फिल किया, क्लिक किया, खुल गया पूरा पेज, मैंने देखा। तो वो इट इज लोकेटेड इन सिटी कॉल्ड गुलबर्गा। तो गुलबर्गा बहुत छोटी सिटी है और वो बॉर्डर पे है कहीं ना कहीं, महाराष्ट्र कर्नाटक और आंध्रा के बॉर्डर पे है। तो मिक्स कल्चर है थोड़ा सा। एंड मुझे नहीं पता था कहाँ पे है क्या है, बट इतना था अच्छा कर्नाटका है, ठीक है ठीक है मैं चली जाऊंगी करके। फिर भाई, फिर इट वाज माय ब्रदर हु सजेस्टेड मी कि तुम साइकोलॉजी ऑप्ट करो इसमें। एंड उनका उस समय ऑल इंडिया लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम था 2016 से। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका जो है वो सीयूसीटी में मर्ज हो गई। तो अब पूरे इंडिया लेवल पे अब एक ही एग्जाम होता है अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का देना है, तो अलग अलग से नहीं देना था। पर मेरे टाइम पे नहीं था, 2015 में मैंने अलग से दिया था। आई रिमेम्बर नॉर्थ में सिर्फ एक सेंटर पड़ा था उसका, इट वॉज इन दिल्ली। तो मेरा ब्रदर ही मुझे, उसने ही फॉर्म भरवाया था सिंस, तो इट वॉज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो मुझे लेकर जाए, तो वो मुझे लेके गया था। जनरल पेपर था काफी, तो मैंने उसके लिए प्रिपेयर किया अच्छे से। फिर 15 सीट्स थे जनरल में। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत बहुत रिस्की था एक्चुअल में वो, बिकॉज 15 सीट में आप अपनी सीट सिक्योर कर रहे हो ऑल इंडिया लेवल पे, यू हैव नो आउट। फिर मैंने ये भी पता कर लिया था कि साइकोलॉजी वहाँ का सबसे पॉपुलर उस टाइम पर डिपार्टमेंट था। इट वॉज अ वेरी गुड डिपार्टमेंट। तो फेसबुक चलाती थी तो एक सीनियर को सर्च किया, तो उन्होंने बताया कि नहीं नहीं बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है और बहुत वेरी वेल वेल फंक्शनिंग बहुत अच्छी है, वेल स्ट्रक्चर्ड है प्रॉपर। तो मैंने कहा ठीक है यहीं जाऊंगी। सो दिस इज हाउ आई एंडेड अप लैंडिंग इन। आई स्टिल रिमेम्बर जब मैं फर्स्ट डे एडमिशन के लिए गई थी, रिजल्ट आया एंड आई गॉट ऑल इंडिया थर्ड रैंक। तो मुझे काउंसलिंग के लिए बुलाया गया। मैं वहां गई और मैं मेरे एचओडी जो थे प्रोफेसर रोमिट जॉन, मैं उनके केबिन, उस टाइम पे वो डीन और एचओडी दोनों थे उनका डेजिग्नेशन। मैं उनके केबिन के बाहर खड़ी थी और मैं सोच रही थी कि अगर वो मुझसे पूछ लेंगे कि व्हाट इज साइकोलॉजी, तो मैं क्या बताऊंगी, मुझे तो डेफिनेशन भी नहीं आती है और वो कहेंगे कि आप साइकोलॉजी पढ़ने आ गए हो डायरेक्ट। हम्म। तो बट नो ही वॉज वेरी, मैंने उनको बता दिया था कि सर मेरा तो मतलब मैं ना एक्सीडेंटली आ गई उस फील्ड में। बट हाँ, एक प्रॉमिस मैंने खुद से किया था कि नाउ सिंस हैव स्विच द फील्ड, मैं अब इस फील्ड में इसके टॉप पर जाऊंगी, चाहे नो मैटर कितना भी हार्डवर्क करना पड़े, कितना भी लंबी जर्नी हो, और मैं अपना 100% दूंगी, चाहे कितनी भी बुरी सिचुएशन आ जाए। बिकॉज मैं अब करियर स्विच करना अफोर्ड नहीं कर सकती, बिकॉज अगेन 11th 12th में मैंने कर दिया था, मैं कहूंगी
पर ठीक है, कहते हैं ना कि वट एवर हैपन हैपन फॉर द गुड, वो नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती, आपके सामने नहीं बैठी होती। Correct. So this is really a great story. Anyone who wants to be a psychologist or psychiatrist as well, right? That engineering and doctor is not the only option. Although somehow it is related to doctor only, right? And पेशेंट कॉल, पेशेंट patient यूजली बोलते calling. हैं Correct. हॉस्पिटल में, इफ यू जॉइन दे पुट डॉक्टर इन फ्रंट ऑफ योर नेम, बट दैट शुड बी ठीक है। आगे जब मैं पीएचडी करूंगी, आई हैव Then प्लान्स फॉर पीएचडी, आई हैव क्वालिफाइड नेट आल्सो। सो जब मैं वो करूंगी तब वो परमानेंटली डॉक्टर लग जाएगा नाम के आगे। सो आई विल पेशेंटली वेट फॉर दैट टाइम, नो आई हैव नो प्रॉब्लम उसके लिए। and if I ask you like in your entire journey till now, if you can give us advice to the young aspirants who are watching this, or even young aspirants who wants to prefer this career, what it will be? मैं बिल्कुल एडवाइस क्या, मैं तो रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कुछ। एक तो पहली चीज, एक डेटा है जो मैं शेयर करना चाहूंगी कि लास्ट ईयर जुलाई का जो डेटा है, एज ऑफ जुलाई 2023, इंडिया हैज ओनली 3,372 आरसीआई लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, ओनली 3,372। एंड नाउ लुक एट आवर पॉपुलेशन, वी आर अबव 140 सीआर, राइट? Yeah. सो आप बैलेंस बनाने की भी कोशिश करोगे ना तो भी नहीं बनेगा ढंग से, राइट? सो वी आर दैट लेस इन नंबर। सो नाउ इट्स हाई टाइम फॉर यंग एस्पिरेंट्स कि आप आईएएस फील्ड में, वी नीड मोर एंड मोर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। बिकॉज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो ये जो क्वैक्स निकल, जिनकी मैं भी बात कर रही थी ना, जिनपे आरसीआई ने एक्चुअल में जनवरी में एक लेटर भी जारी, लेटर इशू किया, नोटिस इशू किया इनफैक्ट। उसमें बोला उन्होंने कि अगर आपके नॉलेज में कोई ऐसा इस तरीके का अनएथिकल प्रोफेशनल आता है, प्लीज रिपोर्ट करिए उसको, बिकॉज ये लोगों की मेंटल हेल्थ और खराब कर रहे हैं। तो इसलिए इट्स हाई टाइम। एंड इस फील्ड को ना मार्केटिंग की जरूरत पहले से भी नहीं थी, बट जो अवेयरनेस नहीं था ना लोगों में, उसके लिए मैं कहूंगी, आई शुड नॉट से थैंक्स टू कोविड, बट एक एक अवेयरनेस जो वहां से आया है ना लोगों में, वो कि हाँ अच्छा ओके, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, दे आर फॉर रियल। एंड बिकॉज वही हो गया ना, जिंदगी थम गई। तो जब तक आप एक भाग रहे हो, आपको नहीं समझ में आएगा क्या गड़बड़ हो रहा है। जब आप रुकते हो ना, तब आपको समझ में आ गया कि ओके क्या हुआ है एग्जैक्टली exactly। तब लोगों ने, जब आप रुक गए, बहुत सारे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए, इतने डेथ्स हुए, तो जब तब लोगों ने ग्रीफ, तब पता चला कि अच्छा ग्रीफ भी प्रोसेस करना सीखना होता है। हमें तो आता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि कभी सिखाया ही नहीं गया। किसी की गलती नहीं है, हम में से, हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, हमें कितना सिखाया जाता है ट्रॉमा ग्रीफ प्रोसेस करना, नहीं सिखाया जाता कभी, राइट? तो उस टाइम पे पीपल स्टार्टेड, और अगेन बहुत ज्यादा ऑनलाइन, जो वर्ल्ड था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म थे, वो ग्रूम कर गए, बहुत जल्दी ग्रो कर गए। बिकॉज वो ग्रो किए, तो उससे एक बहुत इजी हो गया कि लोगों ने ऑनलाइन सेशंस की जो चीज है, पहले भी प्रोफेशनल्स थे, लेकिन वही था, ऑनलाइन लोग उतना कंफर्टेबल फील नहीं करते थे। कोविड हुआ, लॉकडाउन हुआ, तो लोगों ने ऑनलाइन जो वर्ल्ड था ना उसको गले लगाया कि ओके, दिस इज ऑल्सो अ सेफ प्लेटफॉर्म, दिस इज ऑल्सो बी अ रिलायबल प्लेटफॉर्म। और अगेन उसके अपने प्लस पॉइंट्स है, आप अपने घर पे हो, आपको घर से नहीं निकलना पड़ रहा है, अगर आप कंफर्ट जोन में रहना चाहते हो। तो एक तो ये चीज है कि ये फील्ड ग्रो कर रहा है, इसमें करियर है, डेफिनेटली है। बस आपका मेहनत, हार्डवर्क इज समथिंग जो आपको उसके लिए मेंटली रेडी रहना पड़ेगा। बिकॉज आई पर्सनली नो पीपल जिन्होंने हार्डवर्क का साथ नहीं छोड़ा, लाइक नहीं हुआ, एक बार दो बार दिया एंट्रेंस, तीन बार दिया, बट जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, अगर आप इस फील्ड में, लेट से आप एमफिल का सोच रहे हैं, ठीक, प्लीज एक बैकअप रखिए। बैकअप इन द सेंस कि देखिए, आप मास्टर्स कर लेते हैं, और जितने भी हॉस्पिटल्स में आप अपियर होंगे ना, सारे हॉस्पिटल्स के जो फॉर्म है दे आर कॉस्टली, प्लस वहां ट्रैवलिंग चार्जेस लगेंगे आपको, यू हैव टू ट्रैवल। आप कोलकाता का फॉर्म भरेंगे, आपको वहां जाना पड़ेगा। आप बैंगलोर में भरेंगे, आप बैंगलोर जाएंगे एग्जाम देने। आप रांची भरेंगे, आप रांची जाएंगे। दिल्ली भरेंगे, दिल्ली जाएंगे। कहीं पर भी आप भरेंगे, आप, मैं भी तो आगरा गई थी देने एग्जाम, राइट? वो तो गए नहीं थे, या उन्होंने कोई सेंटर नहीं डाला, बिकॉज ऑफलाइन एग्जाम्स होंगे। अभी तो फिर भी ऑनलाइन हो रहे हैं धीरे धीरे, कुछ कुछ जगह ऑनलाइन हो रहे हैं, बट अगेन दे रिक्वायर यू कि आप एक सर्टन जगह जाओ एग्जाम देने। ट्रैवलिंग चार्जेस होंगे, जस्ट टू बेयर ऑल दीज एक्सपेंसेस। अगर आप घर वालों पे डिपेंडेंट रहेंगे तो पता है आप पे प्रेशर क्रिएट होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि एवरी टाइम यू विल कम बैक, पेरेंट्स विल आस्क कि बेटा क्या हुआ, क्यों नहीं हो रहा। नाउ दे विल नॉट अंडरस्टैंड कि सीट्स आर वेरी लेस। मेरे ही हॉस्पिटल में देयर आर ओनली 10 सीट्स ऑल ओवर इंडिया। सिमिलरली लाइकवाइज ओनली सीट्स बहुत कम कम है, 8 10 12। ओनली निम्हांस विच इज इन बैंगलोर, वही उसमें ही सबसे ज्यादा सीट्स हैं, 33 या 34 दे ऑफर।
हर जगह इतनी सीट्स नहीं है, इवन सीआईपी ऑल्सो, सीआईपी रांची में भी सेम सीट्स हैं। बट अगेन, अपने लिए एक सीट रिजर्व करना, आपको तो कहते हैं ना कि एक सीट चाहिए भाई, उस सीट, एक सीट के लिए कितनी मारा मारी है ये भी तो देखो ना पहले। उस एक सीट के लिए कितने क्रीमी लेयर के साथ आप compete करो। इट्स नॉट इवन कि आप बैचलर लेवल के बच्चों के साथ compete करो। जो हुएवर इज सीकिंग कि उसको एमफिल करना है, वो वही होगा जो बहुत अच्छा होगा पहले से उस फील्ड में। तब वो सोचेगा कि चलो अब इस फील्ड में और ज्यादा हायर डिग्री ली जाए। तो एक ये है, बैकअप रखिए, फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा रखिए, ताकि आपको फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं होना चाहिए। फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा तो आप, मैं बहुत ज्यादा आपको ना हरी रहेगी बहुत ज्यादा, कि जल्दी जल्दी हो, क्यों नहीं हो रहा, फ्रस्ट्रेशन होगी बहुत ज्यादा। एंड वहां से फिर आता है कि टेंडेंसी की चलो गिव अप कर देते, नहीं हो पाएगा शायद। हो सकता है आप में स्कोप हो, कल को आप बहुत अच्छे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बन जाते हैं अगर ट्रेन आपको मिल जाता। तो अगर एक फाइनेंशियल बैकअप रहेगा। so मेरी एक फ्रेंड है, शी पहले सिक्योर्ड अ जॉब, फाइनेंशियल सिक्योरिटी लेके शी प्रिपेयर्ड। टाइम लगा, शी टुक हर लाइक, उसको 4 साल लगे, बट अभी वो शी इज इन द बेस्ट प्लेस। तो एक ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने पढ़ा, जॉब भी करी, साथ साथ अपना प्रिपरेशन करते रहे। ये सिर्फ इस चीज के लिए नहीं है, ये जनरल एस्पिरेंट्स के पे भी लागू होता है। कि आप कुछ भी कर रहे हैं, आप यूपीएससी कर रहे हैं, प्लीज करिए, बट प्लीज एक फाइनेंशियल बैकअप अच्छा रखिए, ताकि कल को जब ऐसा ना हो कि आप जिंदगी में पीछे रह जाए और आप देखो कि आपके साथी आगे बढ़ गए। और धक्का तब लगता है जब फाइनेंशियल आप अपना फाइनेंशियल स्टेटस कंपेयर करते हो, राइट? तो Yeah. ये दो चीजों का बहुत ध्यान रखिए। कोर्सेज बहुत हैं। अभी रिसेंटली अगर आप बात करेंगे तो इनफैक्ट अभी 7 मार्च को ही एक नया नोटिस आया है आरसीआई की तरफ से, जिसमें उन्होंने कोर्सेज उन्होंने थोड़े चेंज किए हैं। तो अब वैसा नहीं है कि आप बीएससी ऑनर्स कर लेंगे साइकोलॉजी में नाउ। इफ यू आर प्लानिंग, बिकॉज ऑफ न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट केम इन इफेक्ट फ्रॉम 2020, दैट वाज प्रपोज। उसके बाद से क्या हो गया है, आरसीआई ने बहुत ज्यादा मॉडिफिकेशन स्टार्ट किए हैं। सो पहली चीज क्या हुई है कि एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी एंड एमफिल इन साइकेट्रिक सोशल वर्क जो कोर्स है, कोर्स कंटिन्यू रहेगा। पर 2025 के बाद एमफिल के जो नोमेनक्लेचर है ना, जो एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, इसमें एडमिशन नहीं होगा। तो इसका नॉमेनक्लेचर चेंज किया जाएगा। ट्रेनिंग डिसकंटिन्यू नहीं होगी कभी भी, क्योंकि ट्रेनिंग ही इज द दिस ट्रेनिंग इज द ओनली वे विच कैन एक्चुअली मेक यू अ परफेक्ट, परफेक्ट क्या बोलूं मैं, ऑथेंटिक बेसिकली, और एक अच्छा प्रोफेशनल बनाएगी। तो वो एक चीज है जो आई है। एंड उसके अलावा जो दूसरी चीज आई है इस फील्ड में, चेंजेस आए हैं, वो है अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत सारे चेंजेस करे गए हैं। तो अंडर ग्रेजुएशन लेवल पे अभी क्या हो गया है कि अभी बीएससी ऑनर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी लॉन्च हुआ है, नया प्रोग्राम। सो इट्स अ 4 ईयर डिग्री कोर्स, सो इट्स अ 4 ईयर अंडर ग्रेजुएशन कोर्स। आफ्टर दैट यू कैन, अभी उसके बाद जो चेंजेस हैं वो चल रहे हैं, बिकॉज अभी जो लेटेस्ट हमारे पास न्यूज आया है, दैट इज ऑफ डे डे बिफोर यस्टरडे, उसमें यही चीज है कि उन्होंने बोला हुआ है कि आप बीएससी ऑनर्स तो रहेगा क्लिनिकल साइकोलॉजी में 4 साल का, बट उसके बाद जो मास्टर्स है ना क्लिनिकल साइकोलॉजी में, उसको उन्होंने डाला है अंडर प्रोसेस। Okay. तो वो अंडर प्रोसेस है। अब उस अंडर प्रोसेस में उन्होंने कोई ईयर मेंशन नहीं किया, उसमें कुछ मेंशन नहीं किया है। तो अगर कोई 12th के बाद स्टार्ट करने का सोच रहा है, या कोई ये पॉडकास्ट ऐसा बच्चा देख रहा है जो अभी 11th 12th में है, और ही और शी इज वेरी मच इनटू टू परस्यू करियर इन साइकोलॉजी, तो मैं एडवाइस करूंगी कि अभी एक चीज तो क्लियर है कि ठीक है, आपको बीएससी ऑनर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी करना है, जो 4 साल का कोर्स है। उसके बाद का जो है ना, मैं सजेस्ट करूंगी कि आप थोड़ा रुक जाइए, बिकॉज जैसे ही आप इनरोल करोगे वो खुद ही पता चलेगा, क्योंकि सब्सिक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं एक्चुअली पिछले 1 1.5 साल से ना, बहुत ज्यादा। जब से वो एमफिल डिसकंटिन्यू का, क्योंकि बाकी सारे कोर्सेज में एमफिल डिसकंटिन्यू हो गया प्रोग्राम, सिर्फ एक एमफिल इन क्लिनिकल साइकोलॉजी और साइकेट्रिक सोशल वर्क को ही कंटिन्यू किया गया था, वो भी 25 26 सेशन तक के लिए। तो इस साल एडमिशन्स होंगे, जो भी इस साल सोच रहे हैं कि अभी तो प्रिपरेशन का फायदा नहीं, नहीं। अगर आपका मास्टर्स हो गया है, आप इस साल अपियर हो सकते हैं, इस साल भी फॉर्म्स आएंगे, लेकिन इसके बाद अब एडमिशन्स नहीं होंगे। इसमें नोमेनक्लेचर चेंज होगा, एक नए कोर्स के नाम से ये ट्रेनिंग आएगी, और फिर आप करिए। ठीक, तो इस तरीके से ये होगा। और क्योंकि हॉस्पिटल में जब आप हो तो एमफिल में क्या होता है, आप रिसर्च करते हो, और ये भी एक रिसर्च बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम ही है। तो कुछ अप्रोप्रिएट हो रही है, बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस हो रहे हैं। तो एट टाइम्स हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे अभी तो ये नोटिस आया था, अब इतनी जल्दी कैसे चेंज हो गया। तो जो टॉप अथॉरिटीज हैं वो थोड़ा सा, आई नो थोड़ा सा ये गलत भी है, बट ठीक है, अभी शायद वो मे बी दे आर नॉट एबल टू फिगर आउट कि व्हाट विल बी द करेक्ट थिंग। एंड बाकी अगर आप सेल्फ स्टडी से तैयारी करना चाहते हो, इट इज टोटली अप टू यू। अगर आप कोचिंग की हेल्प लेना चाहते हो तो प्लीज कोचिंग में आप कोशिश करो, आप फिजिकली जाके मिलिए, सीनियर्स का फीडबैक लीजिए। बिकॉज मैंने पर्सनली कुछ कोचिंग्स में एनरोल किया,
एंड मुझे वो उतनी वर्थ इट नहीं लगी। तो प्लीज, मैंने डिस्टेंस लर्निंग लिया था बट मेरे लिए उतना वर्थ इट नहीं था। मैंने एक्चुअल में एक मॉड्यूल खोला एंड आई कुड अंडरस्टैंड कि ये तो इससे ज्यादा तो मैं मास्टर्स में ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ अपने। तो मैंने कभी उसको, ठीक है मैंने रीसेल भी कर दिया वो पैकेज, बट अगेन मतलब मत पढ़िए। बेसिकली आप अगर आपने मास्टर्स अच्छे से पढ़ेंगे, आप अपने अंडर ग्रेजुएशन में अच्छे से पढ़ाई करिए, और मास्टर्स में अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं देन आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट उतनी कोचिंग की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। और अगर आप ले भी रहे हैं तो इस टाइम पे देर आर सर्टन कोचिंग्स जो अभी नए नए लॉन्च हुए हैं या नए नए चल रहे हैं जिनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। फीडबैक लीजिए और तब ज्वाइन करिए। अपना हार्ड एंड मनी को बिल्कुल आंखें बंद करके इन्वेस्ट मत करिए। आई विल नेवर एडवाइस दिस। Correct. And last but not the least, what's next for you and how can people reach out to you if they need any type of help? ओके, अभी तो इफ यू टॉकिंग टॉक अबाउट माय प्रोफेशनल करियर राइट नाउ, सो अभी आई प्रोवाइड ऑनलाइन कंसल्टेशन एज ऑफ नाउ, एंड सून आई विल बी ज्वाइन वेरी सून आई विल बी ज्वाइनिंग इन ऑफलाइन सेटअप दैट इज बटरफ्लाई लर्निंग्स। उसका कानपुर सेंटर ओपन हो रहा है अप्रैल, मिड अप्रैल में, एंड आई विल बी अ कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एट द कानपुर सेंटर। सो अगर आप पर्सनली आके मिलना चाहते हैं वहां मुझसे मिल सकते हैं। एंड For उसके online, अलावा अगर आप ऑनलाइन सेशंस लेना चाहते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल मिल जाएगा, आप मुझे वहां रीच कर सकते हैं। या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, वहां पे भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट इफ यू यू नो एवर फील, एंड थैंक यू सो मच। and one question रह गया आपका, what's next for you? नेक्स्ट तो देर इज नो एंड। मतलब इस फील्ड में अगर कोई नई चीजें आएंगी मैं वो सीख लूंगी। जैसे अभी आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड इन लर्निंग यू नो न्यूरो एंड बायोफीडबैक थेरेपी। सो अभी आई एम प्लानिंग टू लर्न कि कुछ एडवांस मिले उसमें सीखने को। हमें पढ़ा सिखाया जाता है एमफिल में नो डाउट, लेकिन एक होता है ना कि यू वांट, क्योंकि अगेन आगे मेरा फ्यूचर में प्राइवेट प्रैक्टिस का प्लान है। Okay. कानपुर में ही मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस करूंगी, बट मैं चाहती हूँ कि जब क्लाइंट मेरे यहाँ आए तो उसको लेटेस्ट, बेटर से बेटर टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के थ्रू थेरेपेटिक इंटरवेंशन से उसकी मदद कर सकूं मैं। सो फॉर दैट मैटर, जितना भी अपने आप को पॉलिश करो, कहते हैं ना इस फील्ड में ग्रो करने का कोई लिमिट नहीं है, आप जितना चाहो ग्रो कर सकते हो। सो Hmm. और अगर नियर फ्यूचर मुझे लगता है कि मुझे इंडिया के बाहर कोई कोर्सेज करने का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जहां मुझे लगता है कि ये मेरे इंटरेस्ट एरिया में है, सो आई डेफिनेटली ग्रैब इट। और पीएचडी इज समथिंग जो डेफिनेटली मैं करूंगी, नॉट नाउ, नॉट दिस ईयर पॉसिबली, बट प्रोबेबली इन द अपकमिंग ईयर्स। Correct. And do you think talking about psychology from authorized person, like via podcast, via interviews, is it good or like how you see it? इट इज गुड। नो देखिए, इफ यू आर अप्रोचिंग अ पर्सन हु इज अ licensed और registered mental health professional, तब तो इट इज एब्सोल्युटली फाइन। Hmm. बाकी उसके आगे का तो आई थिंक मैंने ऑलरेडी काफी एक्सप्लेन कर दिया उस चीज पर। Right. Well, I think we are done with our questions. So thank you so much, Atakshi, for your knowledge and insights. It was really a great learning experience for me as well. Cleared a lot of doubts for me, and I hope for the audience as well. कब किसको reach out करना है, किसको नहीं करना है, and क्यों नहीं करना है, right? So thank you so much for your insights. Thank you so much, Utkarsh, for giving me this opportunity. I loved interacting, एंड बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपने पूछे, बिकॉज ये कुछ ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो मुझसे क्लाइंट्स भी पूछते हैं। एंड वेर एवर आई गो एंड द मोमेंट आई टेल देम कि हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, एंड फिर वो बोम्बार्डिंग स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चंस का एकदम से। Right. तो आई होप अब whoever कर listens देगी. to this, हाँ yes, they will Correct. get a clarity, at least basic clarity मिलेगी जो Correct. जरूरी है। Thank you so much. Have a nice day. Thank you so much.